अब डिस्टिलेशन का मतलब क्या है? तो डिस्टिलेशन बेसिकली क्या है, हम हीट करते हैं जो हमारे जो कंपाउंड है, जो मिक्सचर ऑफ जो भी कंपाउंड है या फिर जो भी हमारा कंपाउंड है और इम्प्योरिटी है, उनके बीच में उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस रहता है, तब हम ये प्रोसेस करते हैं। तो उनके बॉइलिंग पॉइंट में जब डिफरेंस रहता है तो हम क्या करते हैं, उनको हीट करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे मेरा जो है कंपाउंड है, मैं लिख नहीं सकता क्या यार इसमें? लिख सकते हैं ना सर, लाइट शो करना पड़ेगा। स्लाइड शो करना पड़ेगा, एक मिनट। स्लाइड शो ये है क्या? नहीं है। तो पूरा टॉप पे नहीं नहीं, ऊपर से सर, ऊपर में। ये वाला ना? हाँ पूरा फ्रॉम फ्रॉम करंट स्लाइड। फ्रॉम करंट स्लाइड, बाजू, हाँ वो। ये क्या है? अभी बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में जाओ आपको। हाँ, ये वाला। अभी रोहन सर तो वहां से ही लिखते हैं, अभी आपको पता नहीं, दिख नहीं रहा। अच्छा, दिख गया मेरे को, लिख तो रहा हूँ मैं, बट तुमको दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ हाँ, मैं दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है। तो हमारा ये वाला कंपाउंड हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब उसको हम हीट करते जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी उड़ जाएगा, ठीक है। जल्दी उड़ जाएगा तो सेपरेट हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दिस इंपॉर्टेंट मेथड इज यूज टू सेपरेट वोलेटाइल लिक्विड्स फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। तो तुम्हारी इम्प्योरिटीज क्या है? नॉन वोलेटाइल है, और तुम्हारा लिक्विड क्या है? वोलेटाइल है, ठीक है। दूसरा, द लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो या तो हम इसे इम्प्योरिटी हटाने के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए, या फिर हमें किसी मिक्सचर को सेपरेट करना हो उसके लिए, दोनों के लिए हम ये अप्लाई कर सकते हैं। Liquids having different boiling point vaporize at different temperatures. The vapors are cooled and liquids are so formed collected separately. तो क्लोरोफॉर्म एंड एलिलीन के बारे में भी बताया गया है। बोलो, डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो सिंपल डिस्टिलेशन में रेंज कितनी होती है? रेंज तुम्हारा 30 के ऊपर रहता है, 50 के ऊपर रहता है, 50 के आसपास, मतलब 30 मान के सर चलो, डिफरेंस। 30 से ऊपर रहता है, हाँ। हाँ मतलब, हाँ। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में 10 to 30 रहता है, मतलब 5 to 30 भी बोल सकते हो, खैर। नेक्स्ट तुम्हारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही है, तो इसमें जो है डिफरेंस तुम्हारा 5 to 30 के आसपास बोल सकते हो, ठीक है। जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम हो ना, तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मतलब अलग अलग कर पाना। तो हम क्या करते हैं, ये फ्रैक्शनलिटिंग कॉलम लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ग्लास बीड्स होती हैं, तो ग्लास बीड्स जो है वो लगी हुई होती है। तो इसमें क्या है, एक तरीके से जैसे हमारा ये ए और ए प्लस बी है, ठीक है। और ए जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है, लेट्स से। तो ए वाला जो है, ए वाला यहां से पास होते हुए जाएगा, बी वाला भी जाएगा, बट बी जो है वो कम वोलेटाइल है, ए ज्यादा वोलेटाइल है ना। तो इस तरीके से जैसे ही ये ग्लास बीट्स पे जाएंगे, तो बेसिकली क्या होगा कि ग्लास बीट्स पे जाने के बाद, जैसे एक का स्पीड जो है वो फास्ट है कंपेरेटिवली, तो ए जो है वो निकल जाएगा और मेरा बी जो है वो रह जाएगा। तो ये ग्लासी बीड्स लगाने का यही पॉइंट है कि ये क्या कर रहे हैं, ये इनके एकदम से फ्लो को जो है वो रोक रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं चीजों को। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। अभी ये तो हम्म। समझ गया कि अलग हो जाएंगे, क्योंकि एक धीरे जाएगा, एक फास्ट जाएगा। हम्म। लेकिन जो दूसरा वाला है बी, वो जा तो हम्म। रहा है ना, तो वो भी आगे नहीं निकल जाएगा? नहीं देख, जैसे मान लो तुम्हारा ये पहला हर्डल है, एक तरीके से अपन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए आया कुछ, यहाँ पे बी आया,
ए और बी साथ में आ गए, लेट्स से साथ में आ गए, तो ए जो है उसका स्पीड ज्यादा हो जा रहा होगा। अब देखो जब ये यहाँ पे मतलब ये जो मेरी ग्लासी बीड्स है इनके ऊपर आएंगे, तो ये क्या होंगे, थोड़े बहुत कंडेंस भी होंगे, हीट थोड़ी जाएगी ना उनके कांटेक्ट में आने से, हाँ। ठीक है। तो ये जो बी वाला है, जिसकी स्पीड उतनी ज्यादा नहीं है, वो क्या करता है, थोड़ा बहुत सॉल्यूशन में आ जाता है वापस। ए की स्पीड ज्यादा है तो वो ऊपर चला जाता है, बी की स्पीड कम है, तो ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारा का सारा बी आ जाएगा, ऑब्वियसली नॉट, तो थोड़ा बहुत बी जो है वो आ जाएगा, फिर वो क्या है, अगले वाले ए के साथ कॉम्पीट करेगा, है ना। तो ये प्रोसेस में ए जो है ना वो पहले स्टेप में ही थोड़ा आगे बढ़ गया कंपेरेटिवली। ठीक है, अभी क्या होगा ना, जैसे मान लो बी जो है वो कंडेंसेशन हुआ। अब अच्छा, कंडेंसेशन से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, बोलो। होती है। एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी रिलीज जो है ना वो ए अब्सॉर्ब कर लेगा, और ए अब्सॉर्ब करके ऊपर चला जाएगा और बी जो है वो नीचे चला जाएगा। मतलब जो ज्यादा वाला है वो ऊपर जाता जा रहा है, बी वाला जो है वो नीचे जाता जा रहा है। तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वहीं से ही काफी मतलब डिफरेंस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई तीर्थ, बोलो। हाँ सर, आ मैं एक रही बार फिर समझ। से बता रहा हूँ कि पहला वाला जो हर्डल, एक तरीके से पहला वाला जो ग्लास बीड है, या फिर पहला वाला जो हर्डल है हमारा, जो भी है, जो ब्रोकन ग्लास पीसेस भी डालते हैं हम, तो वहां पे क्या होता है, ए और बी में कंपटीशन होता है। ए जो है वो ऊपर चला जाता है, जो तुम्हारा बी है वो क्या है ना, बी थोड़ा कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होने के बाद वो एनर्जी रिलीज करेगा। ए जो है वो एनर्जी, उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा और ऊपर जाएगा, मतलब उसको एनर्जी मिल रही है। सो ए की एनर्जी बढ़ रही है और बी की एनर्जी कम हो रही है, तो एक तरीके से कॉम्पिटिटिव वाला वो चल रहा है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। तो ए जो है वो सेपरेट हो जाता है इस तरीके से। बोलो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। पर हम समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। हाँ सर। ठीक है, इनके हम एग्जांपल्स देख सकते हैं। इनके एग्जांपल्स जैसे क्रूड ऑयल, मतलब पेट्रोलियम में इनका बहुत यूज किया जाता है। दूसरा तुम्हारा मिथाइल अल्कोहल प्लस एसीटोन। तीसरा बेंजीन प्लस टोलीन। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लो कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो तब तो उनको डिस्टिलेशन से हम कर ही नहीं सकते। भाई बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही अगर कोई डिकम्पोज हो जा रहा है तो हम उसका डिस्टिलेशन कैसे करेंगे, तो उनके लिए आता है रिड्यूस प्रेशर। तो इसका जो कॉन्सेप्ट सर है हमने पहले से ही पढ़ रखा है, एक मिनट। तो उसमें क्या होता है कि अगर वैसे मान लो तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट कम करना है, ऑब्वियसली तुम नहीं चाहते कि उसका डिकम्पोजिशन हो, तो तुम टेम्परेचर कम करोगे, तो उसके लिए मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम करना चाहते हो तो प्रेशर कम करना पड़ेगा, तो इसीलिए रिड्यूस प्रेशर आया है। हाँ बोलो जेठाराम। सर ये पहले ही टूट जा रहा है उसका, तो बॉइलिंग पॉइंट हमने डिफाइन ही कैसे किया? हाँ सर, मैं पहले भी तो यही पूछने वाला था। नहीं हाँ तो तो बॉइलिंग डिकम्पोज पॉइंट। हो रहा है ना। हाँ तो ये सर तो कभी ये बॉयल ही नहीं होगा ना उससे? नहीं तो ये जैसे मान लो तुम्हारा कोई भी कंपाउंड है, बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि वो बॉइल हो जाए, दूसरे फेज में चला जाए, बेसिकली वेपर फेज में चला जाए, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बट डिकम्पोजिशन वो थोड़ी होता है। हाँ सर, पर ये मैं ये कह रहा हूँ कि बॉयल होने से पहले ही डिकम्पोज हो जा रहा है, तो ये कभी बॉयल होगा ही थोड़ी, तो हमें उसका बॉइलिंग पॉइंट पता भी कैसे चलेगा?
हाँ तो उसके लिए अलग मेथड लगाया होगा ना, हमारे पास एक ही चीज थोड़ी ना है, ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें केमिस्ट्री में। तो ऐसे तो बहुत सारे मतलब हमारे पास कंपाउंड्स हैं जो बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं, बट दैट डजंट मीन का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उनके बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कोई और मेथड होगा कि जिससे कि वो एक्सपेरिमेंटली तो खैर बॉइलिंग एक्स्ट्रापोलेट करते पॉइंट होंगे सर ग्राफ को। एक्स्ट्रापोलेट करते होंगे, हाँ वही वही एक ऑप्शन है, एक्स्ट्रापोलेट करते होंगे। और कोई ऑप्शन नहीं है, वही करते होंगे उसको निकालने के लिए। ठीक है, तो ऐसे के लिए हम क्या करते हैं, रिड्यूस प्रेशर वाला टेक्निक लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा हुआ है, देखो तुम्हारा जो कंपाउंड है वो कंपाउंड यहाँ से उठ के यहाँ गया, और यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा के हम क्या कर देते हैं, उसका प्रेशर जो है कम कर देते हैं। मेरे पास शायद एक डेटा भी है एक किसी का। सर प्रेशर कम होने से क्या हुआ, क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है ना तुम्हारा, हाँ। देखो ना बॉइलिंग पॉइंट हम्म। तुम्हारा कम हो जाता है। हाँ। इसमें ज्यादातर यूज करते हैं हम ग्लिसरोल। ग्लिसरोल काफी फेमस एग्जांपल, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ग्लिसरोल के बारे में। ग्लिसरोल का फॉर्मूला क्या होता है, 3 OH होते हैं साथ में। है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो 290 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। प्रेशर जो है वो मेरा भाई वो उसी टाइम पे जाता है 760 mmHg में। तो हम क्या कर देते हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये इनिशियल डेटा है। फाइनली हम क्या कर देते हैं, उसको कम करके उसका बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस कर देते हैं 180 डिग्री, और इसका प्रेशर रिड्यूस हो जाता है 12 mmHg। ये है फाइनल वाला, ये ग्लिसरॉल के लिए ही है। एक बार मैं रीड आउट कर देता हूँ। दिस मेथड इज यूज टू प्योरीफाई लिक्विड्स हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड दोज which decompose at or below their boiling point, decompose हो जाते हैं। Such liquids are made to boil at temperature lower than their normal boiling point by reducing the pressure on the surface. A liquid boils at a temperature at which its vapor pressure is equal to external pressure, सभी को पता है। The pressure is reduced with the help of water pump or vacuum pump. Glycerol can be separated from spent lye in soap industry. Soap industry में हम इसको यूज में लेते हैं बेसिकली। ठीक है, बोलो ये वाला मेथड सभी को समझ में आया कि नहीं है? सर एक रिसर्च जो हम माइक्रोस्कोप में यूज करते थे 9th 10th में। हम्म नेक्स्ट है तुम्हारा स्टीम डिस्टिलेशन। अच्छा, स्टीम डिस्टिलेशन में क्या है, यहाँ पे हम स्टीम दे रहे हैं बेसिकली। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है स्टीम डिस्टिलेशन का, कि तुम्हारा जो सब्सटेंस है वो स्टीम वोलेटाइल है, और इट शुड बी इमिसिबल विद वाटर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ द टेक्निक इज अप्लाइड टू सेपरेट सब्सटेंसेस विच आर स्टीम वोलेटाइल एंड आर इमिसिबल विद वाटर। ठीक है, तुम्हारी जो इम्प्योरिटीज रहेंगी दे विल बी नॉन वोलेटाइल, दे विल बी नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। तो हम क्या करते हैं, स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। पहले तो देखो यहाँ पे वाटर है, वाटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, है ना। यहाँ से मेरे पास स्टीम आ रही है, और यहाँ पे मेरा कंपाउंड जिसको हमें डिस्टिल करना है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी वेपर्स आ रही है पानी की। तो लेट्स से ये पानी की वेपर्स है, और कुछ वेपर्स जो है ना वो उसकी रहेंगी, कंपाउंड की रहेंगी, है ना। ये वेपर्स यहाँ पे बन गई बेसिकली। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये वेपर्स तो बन रही है, तो मेरा जो क्या बोलते हैं फाइनल जो प्रेशर है, जिस प्रेशर पे जाने वाले थे वो वाला प्रेशर पहले से कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा।
और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना, प्रेशर बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, सॉरी, मैंने उल्टा पूछ लिया कि तुम्हारा जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि तुम्हारा प्रेशर बढ़ रहा है। इसको तुम उस तरीके से मत देखो। मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट कब आता है, जब तुम्हारा फाइनल प्रेशर जो है दैट बिकम्स इक्वल टू योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, यू आर गेटिंग टू प्रेशर्स। एक तो प्रेशर तुम्हारा किसका है, पानी का है, एक प्रेशर तुम्हारे सब्सटेंस का है ना? तो तुम्हें किसके बराबर करना है, ये PATM के बराबर करना है। तो ये क्या हो जाता है, पहले ही आ जाता है उस टेम्परेचर से, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे पहले ही आ जाता है। तो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो पहले के कंपैरिजन में कम हो गया। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं है, ये बताओ पहले। नहीं सर। चलो मैं बताता हूँ। तुम बताओ बॉइलिंग पॉइंट के डेफिनेशन क्या होता है, पहले ये बताओ। when vapor pressure of सर liquid becomes, sorry, वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? सो अभी मान लो तुम्हारे पास ओनली सब्सटेंस है, तो हम हमारा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वर्क करेगा उस तरीके से। बट उसमें क्या है ना, अभी और भी स्टीम्स और भी प्रेशर आ गया, ठीक है? तो लेट्स से मेरा P1 जो है वो PATM को अप्रोच कर रहा था, ठीक है, कोई सर्टेन बॉइलिंग पॉइंट पे। बट इसके के पास क्या आ गया, थोड़ा सा और प्रेशर आ गया। ये यहाँ पे अप्रोच क्या करेगा, फास्ट करेगा। यहाँ पे तो मेरा नॉर्मल है जितना होना चाहिए, यहाँ पे फास्ट हो जाएगा तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले ही वो वेपर प्रेशर जो है उसका वो किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा। बोली वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? गीतांजलि बताओ। यस सर। सर एक बार आप स्टीम वॉलेटाइल बता सकते हो, समझ नहीं आया उसका मतलब क्या होता है। स्टीम वोलेटाइल का क्या मतलब है कि वो स्टीम की प्रेजेंस में वोलेटाइल हो जाता है। मतलब हम स्टीम डालेंगे ना तो ये स्टीम की प्रेजेंस में वोलेटाइल हो जाता है। यस सर। ठीक है, तो इसमें चलो मैं पहले प्रोसेस बता देता हूँ, उसके बाद में ये सब चीजें देख लेंगे प्रेशर प्रेशर वाला। तो in steam distillation, the steam from steam generator is passed through a heated flask containing the liquid to be distilled. The mixture of steam and volatile organic compound is condensed and collected. तो अभी क्या होता है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो ना कि ये जो वेपर्स हैं इनको कंडेंस कर लिया, कंडेंस करने के बाद मेरा लिक्विड अलग हो गया, मतलब पानी अलग हो गया, सॉरी वाटर अलग हो गया, और मेरा जो भी मेरा सब्सटेंस था उसका लिक्विड अलग हो गया। इमिसिबल है ना, तो दोनों की लेयर्स बन गई, अब आराम से हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो हमारा कंडीशन क्या था कि स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए और इमिसिबल विद वाटर होना चाहिए, ठीक है? यहां पे मैं एक छोटा सा पॉइंट लिखवा रहा हूं, द टेम्परेचर at which mixture boils must be lower than normal boiling point of both the components, ठीक है? तो ऐसा होना चाहिए। बोलो, स्टीम डिस्टिलेशन समझ में आया कि नहीं आया? है ना? इसके एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा जो मिक्सचर है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। मुझे बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है,
ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वी नो दैट, बट किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इनमें दोनों में से? पैरा। फिनॉल। पैरा का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और दो का ज्यादा क्यों यस नहीं सर। है? क्योंकि उसमें इंट्रा इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है, राइट? याद है, इंट्रा हाँ सर यार। मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। हाँ, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है ज्यादा रहता है कंपैरेटिवली। क्लियर है सभी को स्टीम डिस्टिलेशन? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। चलो ये तो खैर सिंपल है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन तो ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिंपल सा है। इसमें तुम्हारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एक्वस मीडियम में प्रेजेंट है। इट इज सेपरेटेड बाय शेकिंग इट विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हम एक ऐसा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं जिसमें इसकी सॉल्युबिलिटी पानी से ज्यादा होती है। देखो लिखा हुआ है इन विच इट इज मोर सॉल्युबल देन इन वाटर। पानी से ज्यादा सॉल्युबिलिटी रहती है, ठीक है। द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड aqueous solution should be immiscible with each other so that they form two distinct layers. ये सॉल्वेंट लेयर है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वस लेयर है। तो तुमने क्या किया, पहले तो पानी में ऑर्गेनिक कंपाउंड को ले लिया, उसके बाद में ऐसा सॉल्वेंट लिया जिसमें उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, और उसको डाल के और उसको मिक्स कर लिया अच्छे से। मिक्स करने के बाद क्या होगा, तुम्हारे पास दो लेयर बन जाएंगी। एक तो एक्वस लेयर, पानी अलग हो जाएगा, और दूसरा क्योंकि सॉल्वेंट में वो ज्यादा सॉल्युबल है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें चला जाएगा। ये है बिफोर एक्सट्रैक्शन, ये है आफ्टर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। The organic solvent and aqueous solution should be immiscible with each other so that they form two distinct layers which can be separated by separatory funnel. The organic solvent is later removed by distillation or by evaporation to get back the compound. Without differential extract easy, किसी को कोई डाउट है तो बताओ इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, क्रोमेटोग्राफी जो है इन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रोमेटोग्राफी ही है। अच्छा, क्रोमेटोग्राफी क्या है ना, ये मिक्सचर्स को सेपरेट करने में बहुत काम आती है, या फिर प्योरीफाई करने के लिए, दोनों में काम आती है। सेपरेटिंग मिक्सचर्स और प्योरीफाई कंपाउंड्स। नाउ इस टेक्निक में क्या है ना, ये जो है दो वर्ड से मिलके बना है। क्रोमा का मतलब कलर है, ग्राफी का मतलब राइटिंग है एक तरीके से ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कलर जो है उसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। Now, in this technique, the mixture of substances is applied onto a stationary phase. तो वो क्या है, स्टेशनरी फेज में अप्लाई किया जाता है। और यहाँ पे दो फेज होती है, एक तो स्टेशनरी फेज होती है जो बेसिकली वो स्टेशनरी ही रहती है। स्टेशनरी फेज वो किस किस से मिलके बनती है, सिलिका Al2O3 से मिलके बनी होती है, या इन दोनों में से कोई भी एक, which may be solid or liquid. A pure solvent, a mixture of solvent or a gas is allowed to move slowly over stationary phase. The components of the mixture get gradually separated from one another. The moving phase is called mobile phase. खैर अभी ये इतना अच्छे समझ में नहीं आएगा, ये अभी हम इससे देखते हैं एक बार। यहाँ पे कॉलम क्रोमेटोग्राफी है ना, इससे समझ में आएगा ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट अभी समझ में नहीं आएगा उतने अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि दो फेज है, स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज। मोबाइल फेज मूव करता है, स्टेशनरी फेज मूव नहीं करता है। अभी के लिए इतना ध्यान रखो क्रोमेटोग्राफी में। अच्छा, अभी क्या है, इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एड्सॉर्प्शन एंड पार्टीशन।
दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, अब एड्सॉर्प्शन नाम में ही आ रहा है, इसका मतलब उसमें प्रोसेस कैसा होता होगा, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है। नाउ adsorption chromatography is based on the fact that different compounds are adsorbed on an adsorbent to different degrees. Now हो सकता है जैसे एक कंपाउंड में 3 कंपोनेंट हैं, तो एक कंपोनेंट उस पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट पे ज्यादा एड्सॉर्ब हो रहा हो और दूसरा वाला कम एड्सॉर्ब हो रहा हो। तो वैसे ही लेट्स से देयर आर 3 कंपोनेंट्स, तीनों का एड्सॉर्बिंग कैपेसिटी जो है या जो भी पावर जो भी है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो हो सकता है एक जल्दी एड्सॉर्ब हो जाए और हो सकता है एक ज्यादा देर से एड्सॉर्ब हो जाए। तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं। दिस इज द मेन प्रिंसिपल इन एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। पहले बताओ ये प्रिंसिपल समझ में आया कि नहीं है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल। बोलो किसी को डाउट है क्या? आर्यमान नो समझ में सर। आया? हाँ सर। ठीक है। नाउ कॉमनली यूज्ड adsorbents are सिलिका जेल एंड एल्यूमिना, है ना। ये याद होना चाहिए इनके नेम, क्योंकि ये एग्जाम में इन सब चीजों में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जे मेन में स्पेसिफिकली। When a mobile phase is allowed to move over a stationary phase, the components of the mixture move by varying distances over the stationary phase. Following are two main types of chromatographic techniques. पहला है कॉलम और दूसरा है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। दोनों की दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और नहीं तुम्हारी लैब में तो नहीं आएंगी। तुमने ये किया है क्या क्रोमेटोग्राफी का कुछ, थिन लेयर वाला किया है 12th में? तो क्रोमेटोग्राफी नहीं किया हमने। सर होने वाला था अपन अभी 12th में, होता अपन अभी तो नहीं है ना अच्छा इसलिए। अच्छा, 12th में टीएलसी एक वाला भी होता है वैसे। 12th का एक भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। हाँ वैसे होगा अभी, कैसे अभी। वही, ये लोग तो प्रैक्टिकल पता नहीं अब कैसे लेंगे, भगवान भरोसे। तो प्रैक्टिकल तो होते होंगे ना अभी? कैसे होते हैं उनके सर प्रैक्टिकल? होने डेटा वाला दिखा है, देते हैं एग्जाम सर। में होंगे। मतलब वो क्लास तो होती होगी ना सब्जेक्टिव प्रैक्टिकल होगा में? शायद, इस बार सब्जेक्टिव होगा शायद। सब्जेक्टिव में तो और क्या मजा ही नहीं करेंगे, है। कुछ कर रहा है तो है नहीं। प्रैक्टिकल का क्या कहते हैं, स्टेप्स और वो सब लिख देने का। मतलब रट्टा मारना पड़ेगा आपके, वैसा लगता हाँ। है। हाँ एक वो तो इतना थोड़ा बिना इन्होंने नहीं याद किया, तो ऊपर से ये याद करो आप। जैसे प्रैक्टिकल तो ठीक भी है, हो जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्रैक्टिकल से। के मार्क्स जो है उससे तुम्हारा परसेंटेज बढ़ता है काफी। वैसे तो पूरे में से पूरे ही जाते होंगे ना प्रैक्टिकल के मार्क्स मतलब यस सर, सर वो तो 12th स्कूल में? पे डिपेंड स्कूल करता के है। साथ सेटिंग होती है ना कुछ तो। हाँ ऐसा अभी सर, वो तो हमारा जो सर वो प्रैक्टिकल आता है तो हमारे स्कूल में आता है तो हमको मिल जाता है, बाकी दूसरी स्कूल में जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ वो हमारा हाँ वो स्कूल मतलब। टू स्कूल डिपेंड करता है वैसे तो। हाँ मैंने तो प्रैक्टिकल किया ही नहीं था फिजिक्स में, तो जो मेन जो प्रैक्टिकल एग्जाम था उसमें मुझे सर कुछ ऐसा आता ही नहीं मत करो ना सर, अभी हमें करना था। पड़ेगा। बट हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिले थे। कोटा में बहुत ज्यादा घपला चलता है ये सब चीजों में। अभी ये कोटा नहीं है सर, अभी ये वडोदरा है। अभी हमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, हमारे सेटिंग नहीं होता। हाँ वैसे वो स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है, कोई नहीं, मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है तो प्रैक्टिकल तो। हाँ वैसे हमारे स्कूल का भरोसा नहीं, वो कर भी दे अभी उनका तो। हाँ सर, हमारे स्कूल में भी चालू होने वाला है सर सर ये प्रैक्टिकल के लिए। सर ये प्रैक्टिकल वीडियो में बता देंगे तो कुछ मतलब ही नहीं होगा ना। हाँ वो वैसे तो अभी वीडियो में ही बताते होंगे ना, प्रैक्टिकल की क्लासेस तो लगती होंगी ना। हाँ नहीं लगते लगती हैं, सर। अभी तो वो नहीं लगती, वीडियो में ही पहले बताते लगती। होंगे ना। अच्छा पहले लगती थी, सर वीडियो में ही हमारे बता स्कूल पाएंगे में ना वो तो। अभी तो कोर्स भी खत्म नहीं हुआ। अभी तो स्कूल में ऑर्गेनिक ही चल रहा है। अच्छा अच्छा। थोड़ा लफड़ा वाला है हमारे स्कूल का, अभी देखते क्या होता है।
पता है बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में प्रैक्टिकल्स कैसे हो रहे हैं? तो उसमें क्या होता है, क्लास में जैसे आज क्लास है प्रैक्टिकल का, तो जो प्रोफेसर है वो पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे वीडियो में, ठीक है। अगली बार क्या होगा कि सेम एक्सपेरिमेंट क्लास में कोई भी एक बच्चा वो सेलेक्ट करेंगे, वो बच्चा जो है उस लैब में आएगा, मतलब अब कोविड सिचुएशन एक बच्चा तो आ ही सकता है, तो कैसे भी करके बच्चे को बुलाते हैं, तो वो बच्चा जो है वो वीडियो में वो वाला एक्सपेरिमेंट करता है सब बच्चों के सामने, और ऐसे ही कुछ कुछ बच्चों को जो है अपॉर्चुनिटी मिलता है प्रैक्टिकल करने का। तो हर वीक में जैसे एक या दो बच्चों को बुला लिया, ऐसे करके वो एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं वहां पे बाहर, इस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे भी कुछ सर ऐसा अब होना चाहिए। सर यहाँ पे हम बाहर की बात नहीं कर सकते, वी लिव इन इंडिया। प्रैक्टिकली बंद करवा दो, इस साल जरूरत ही नहीं है। वही अब हाँ वैसे ये भी सही है, सर वो करवा के प्रैक्टिकली कितना बंद। करवाएंगे? अभी फर्स्ट मार्च बजट को है वो बोल नहीं। रहे हैं कि प्रैक्टिकल की एग्जाम होगी, ऐसा कुछ ही था। हाँ सर, मेरे को परसों फॉर्म फिलअप भी करने जाना है प्रैक्टिकल के लिए। हाँ ये तो खैर प्रैक्टिकल तो खैर मार्क्स बढ़ाता ही है, तो सर अभी सर ऐसा कंप्यूटर का नहीं। भी प्रैक्टिकल आने वाला है, उसका सबसे ज्यादा टेंशन है। हाँ वो पढ़ना कंप्यूटर में पड़ेगा गड़बड़ मतलब। मत कर देना यार। अरे मैंने तो 2 महीने से कंप्यूटर किया ही नहीं है, करना पड़ेगा। देखो 85% का टारगेट रखना 12th क्लास में, तब अरे जाके 75 प्लस तो सबसे शॉर्ट शॉर्ट आ आगे जाएंगे। आराम से। नहीं नहीं आ जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट अपना टारगेट जो है 85 प्लस तो लेके चलना ही चलना। सर ये गुजरात बोर्ड का अच्छा है, पूरा पूरा वो आता है, ऑब्जेक्टिव आता है कंप्यूटर। एक बार पूरी किताब पढ़ ली ना तो फूल आ जाएंगे, ऐसा होता है पेपर अच्छा कंप्यूटर तब तो का। अच्छी बात है। पूरा ऑब्जेक्टिव आता है सर उसमें। पर हम क्या कहते हैं, 1000-2000 एमसीक्यू भेज दिए, वो याद कर रहे हैं। हाँ उससे तो बुक उतना याद तो कर कर लो। लोगे यार, अब तो तुम्हारा ब्रेन उतना डेवलप हो गया है इतना अरे सर जेई की डेवलप तैयारी के बाद करने के बाद। में जाना भी चाहिए ना, अभी तक मैं तो सीधा इनऑर्गेनिक की बात ही करता हूँ, मेरा तो इनऑर्गेनिक भी याद नहीं हो रहा। इनऑर्गेनिक तो अब याद करने लग जाओ धीरे धीरे, क्योंकि वो अब हाँ तो सर, मेरा टाइम आ क्या गया। कहते हैं, बोरॉन फैमिली वाला चैप्टर था ना, 2 दिन में हो गया पूरा। हाँ वो तो पढ़ पी तो लिया ब्लॉक है ना। मैंने भी 2-3 बार उसको, सर लेकिन अभी याद भी पूरा हो तो गया, याद। पता नहीं कैसे 3 घंटे लगाए एक एक पार्ट में, याद हो गया। हाँ वो क्वेश्चंस भी करते जाओ साथ साथ में, क्योंकि उससे थोड़ा सा प्रैक्टिस भी बना रहेगा। इनऑर्गेनिक के लिए हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे कुछ, इनऑर्गेनिक के हमें डिस्कशन काफी सारा करना है इनऑर्गेनिक का। हम सारे पीवाई क्यूज में सबसे पहले इनऑर्गेनिक ही लेते हैं, तो पीवाई क्यू सारे इनऑर्गेनिक का कर देते हैं खत्म एक ही बार में। तो बता सर देना कब से मेंस का करना है, उतना प्रॉब्लम नहीं आता, पर एडवांस में थोड़े टफ क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखे। हाँ एडवांस में थोड़े से टफ क्वेश्चंस आते हैं, ये तो है, उसमें एडवांस का इनऑर्गेनिक पैटर्न बहुत अलग पूछना रहता है, पड़ता है। बहुत ही अलग रहता है एडवांस में। एडवांस में क्या है ना, तीन चार चीजें एक साथ पूछी जाती है अलग अलग तरीके से, तो वो सारी चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए, मतलब जो कनेक्शन है इन बिटवीन द चैप्टर्स, मतलब चैप्टर्स के अंदर ही और दो चैप्टर के बीच का लिंक, वो लिंक तुम्हें पता होना चाहिए, तब जाके एडवांस के क्वेश्चंस तुम सारे कर पाओगे, मतलब बट वो आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, पहले एक बार याद तो हो चीजें सारी की सारी। सर अभी एडवांस में तो टाइम है, तो उसका भी टेंशन नहीं है। हाँ एडवांस का कर लोगे, इतना नहीं है। मेंस का अगर तुम्हारा इनऑर्गेनिक अच्छा हो गया तो फिर एडवांस में इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो एनीवे लोग। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहले ये खत्म कर देते हैं। फॉलोइंग आर टू मेन टाइप्स ऑफ, हाँ कॉलम, चलो कॉलम क्रोमेटोग्राफी देखते हैं। अच्छा कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, तुम्हारे पास सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के साथ तुम्हारा कंपाउंड जो है मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, और सिलिका जेल इस कॉलम में भरा हुआ है, ठीक है। सिलिका जेल पूरा फिल्ड है। सिलिका जेल क्या है, तुम्हारा स्टेशनरी फेज है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है। अब क्या है, तुमने इसमें सॉल्वेंट के साथ कंपाउंड जो है उसको डाला, अभी ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, ठीक है। अभी क्या होगा, सॉल्वेंट का वेलोसिटी मतलब ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आएगा, तो वो कंपाउंड्स को साथ में लेते हुए जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तीन लेयर बन गई है, ए बी और सी वाली। सी सबसे लेट अब्सॉर्ब हुआ है, मतलब सी जो है उसका अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी जो भी है वो कम है कंपेयर टू ए एंड बी।
तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे लिक्विड नीचे जाता जा रहा है वैसे वैसे मेरा क्या होता जा रहा है, एड्सॉर्ब होते जा रहे हैं। पहले ए एड्सॉर्ब हुआ, फिर बी एड्सॉर्ब हुआ, फिर सी एड्सॉर्ब हुआ। तो यहाँ नीचे से पहले सी को अलग कर लेंगे, फिर बी को अलग कर लेंगे, फिर ए को अलग कर लेंगे। इस तरीके से हम सेपरेट कर लेते हैं। सिंपल सा है, बोलो। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में ज्यादा कुछ है नहीं। सर हाँ बोलो। ये बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट नहीं हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ लिमिटेड अमाउंट की लेंथ हमारे पास रहती है, तो मैं सॉल्वेंट भी बहुत लिमिटेड अमाउंट का ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हाँ अगर मतलब ज्यादा बहुत का मैं ज्यादा ले नहीं ले लिया सकते। फिर A और बी की लेयर मर्ज हो जाएगी फिर। अब हाँ, वो तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब वो लिमिटेड है तो ये फिर थोड़ा सा। तो फिर हमें कॉलम भी मतलब ऐसे लेना पड़ेगा ना, ज्यादा लंबा। बट कॉलम बहुत लंबे बड़े बड़े होते हैं यार। तुमने अगर बहुत बड़े होते लैब हैं। में कभी देख, बहुत बड़े बड़े कॉलम होते हैं। अरे हम मैंने तो कभी देखा नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, कितना बड़ा होता है नहीं नहीं नहीं, अप्रोक्सीमेटली, बहुत कितना बड़ा? बड़ा एज इन 2 फीट, तुम 3 फीट? 2 फीट 3, 2 फीट, 2 फीट तुम्हारा सेंटीमीटर में कितना हुआ? सर अपने आकाश की टाइल्स देख लो, वो 1 फीट की होती है आई थिंक सो, 1 या 2 फीट की है वही। आकाश में टाइल्स भी है क्या? सर 12 इंच होता है 1 फीट। ये साइड होती है ना टाइल्स। हाँ मतलब 2 फीट, 2 फीट से थोड़ा कम थर्टी मान के चलो। सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। 1.5 फीट मान के चलो, हाँ 1.5 फीट मान के चलो। बड़े बड़े कॉलम्स होते हैं। कॉलम सर वो बड़ा क्रोमेटोग्राफी थोड़ी तो होता है, हमारे वन पॉइंट कॉलेज में था। फाइव एक स्केल हुई 30 सेंटीमीटर की, उससे थोड़ा बड़ा। यार हाँ मतलब काफी बड़े बड़े रहते हैं, तो उसमें पर सफिशिएंट अमाउंट में आ जाता है। लैब्स वगैरह में काफी बड़े बड़े रहते हैं। सर वो प्रैक्टिकल के लिए बहुत इतना ज्यादा थोड़ी चाहिए होगा। हाँ वो भी है, मतलब थोड़ा सा ही डालेंगे सॉल्वेंट और वो। वो भी है वैसे भी। कितना ही हम लैब में वो भी तो कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कर रहे हैं। सर यहाँ पे हाँ हमने ऐसा कर दिया, फिर इसको हम अलग मतलब कैसे करते हैं सिलिका जेल से? नहीं तो यहाँ पे ये स्टॉप कॉक जो है वो हटा देंगे, तो तुम्हारा सी जो है वो अलग ही आएगा ना। तो मतलब ऐसे कलर सही में दिखते हैं? हाँ कलर सही में दिखते हैं। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी तो मैंने किया भी है कॉलेज में बहुत। ऐसा भी होता है, मुझे लगा सिर्फ वैसे अलग अलग होता है, फिर हमें करना पड़ता है फिर कुछ। नहीं नहीं, कलर दिखता है, प्रॉपर कलर दिखता है वो। तुमने अच्छा, टीएलसी भी नहीं किया ना, तब भी तुम्हें आइडिया लग जाता है। टीएलसी, टीएलसी में भी जो है कलर स्पॉट जो है वो दिखता है। केएलसी में क्या होता है? वो पेपर ऐसे सी लटका के दिखता है। करते हैं वो? पेपर लटकाई करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है ना, तुम्हारा शीट ऑफ एल्यूमिना ओवर विच ए स्मॉल स्पॉट ऑफ मिक्सचर इज प्लेस्ड। तो जैसे तुम्हारा ये शीट है, इसमें क्या है, इसमें एल्यूमिना का होता है या फिर सिलिका, किसी का भी हो सकता है। तो जैसे जो भी हमारा मिक्सचर है ना, उसका हम लोग स्पॉट यहाँ पे लगाते हैं और उसको हम सॉल्वेंट में रखते हैं। सॉल्वेंट में रखते हैं, इस तरीके से डिप करते हैं सॉल्वेंट, तो ये जो है ये ऊपर जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ना, स्पॉट जो है ऊपर जा रहा है, ये बेस लाइन है, ये मेरा स्पॉट है, ये वाला। सॉल्वेंट भी ऊपर जाता है, सॉल्वेंट थोड़ा ज्यादा ऊपर जाता है, ये पहले ही एब्जॉर्ब हो जाता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। विच इज स्मॉल स्पॉट ऑफ मिक्सचर इज प्लेस्ड एंड इट इज kept in a suitable solvent. The solvent rises due to capillary action and the constituents also rise with the solvent depending upon their differential adsorption. अब यहाँ पे तो चलो एक पॉइंट ही बताया, मिक्सचर होगा तो एक जैसे यहाँ पे आया, एक इसके ऊपर आ गया, है ना। डिपेंडिंग ऑन देयर डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन देयर बाय दे आर सेपरेटेड बेसिकली। इसमें एक फॉर्मूला भी होता है आर एफ करके। आर एफ होता है रिटार्डेशन फैक्टर होता है। तो ये है डिस्टेंस moved by substance
from baseline upon moved by solvent, ये वाई होता है। तो रिटार्डेशन फैक्टर्स जो है उसके बेसिस पे जो है ये लोग डिसाइड करते हैं बेसिकली द कंपोनेंट्स डिपेंडिंग ऑन देयर डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो उसके बेसिस पे क्या होता है, ये रिटार्डेशन फैक्टर वैल्यू आता है। और ये कभी कभी क्या होता है, नेकेड आई से विजिबल होता है, कभी कभी विजिबल नहीं होता है, तो हम यूवी में देखते हैं, यूवी में ले जाके देखते हैं, तो वो स्पॉट दिखता है यूवी में फ्लोरोसेंस की वजह से। सर हम्म। अगर एड्सॉर्प्शन में इतना ही फर्क होता है इनके, हाँ, तो हम जरा सिलिका का लेके इसके ऊपर सॉल्यूशन को हम ऊपर ऊपर घुमा दे, तो जो ज्यादा एड्सॉर्ब हो सकता है वो पहले ही एड्सॉर्ब हो जाएगा, बाकी सब बचा हुआ सॉल्यूशन बच जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते? ऐसा करोगे सिलिका जब का क्या घुमा दे। सिलिका का बना दे कुछ प्लेट ऐसा कुछ, मतलब ऐसे कुछ रख हम्म। दे, और फिर ऊपर से ऐसे जैसे पानी घुमाते हैं वैसे ही उसको ऊपर से घुमा दे स्ट्रीम हमारे सॉल्यूशन का, तो जो ज्यादा एड्सॉर्ब होने वाला है वो एड्सॉर्ब हो जाएगा, जो कम एड्सॉर्ब वाला है वो निकल जाएगा उसके साथ सॉल्यूशन के साथ वापस। ऐसा नहीं कर सकते? अनविजिबल नहीं, फिजिबल थोड़ी है इस तरीके से सर करना, थोड़ा एब्जॉर्प्शन में मुश्किल नहीं टाइम है भी ये। तो लगता होगा ना। हाँ मतलब थोड़ा वैसा थोड़ी ना है कि हमने स्प्रे किया तो तुरंत एब्जॉर्ब हो गया, वैसा स्प्रे नहीं, थोड़ी होगा। स्प्रे नहीं, स्प्रे नहीं। फिर वो सॉल्यूशन लिया और हमने फिर ऊपर से हम कैसे पानी निकलता है ना, फ्लो करते हैं ना, ऐसा फ्लो करवाया ऊपर से तो सॉल्यूशन को। ऐसा नहीं कर सकते? तो मैं तुम्हारी बात जो है वो समझ दे रहा हूँ, ये तुम्हारा सिलिका है, लेट्स से सिलिका ये है। हाँ, अब फ्लो अगर कैसे करा रहे हो। टेढ़ा एक कंटेनर लिया बड़ा वाला, हाँ, फिर ऊपर से हमने से, अब यार पानी कैसे डाल दिया। समझो मैं, हम हाइड्रोलिक अरे वॉशिंग सर करते वो हैं ना। बोल रहा है वो जो पेपर है ना उसको पानी में स्टर करने का, ऐसा वो चमची से हम नहीं लोग नहीं, करते हैं। सर नहीं, पानी में अच्छा, स्टर नहीं सर, नहीं पानी में स्टर नहीं। हाइड्रोलिक वॉशिंग में कैसा होता है, पानी को हम ऊपर से ऐसे घुमाते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, वो वैसे पानी का उससे। स्टीम आता है बेसिकली। अरे मम्मी 2 मिनट चुप रहना, बोलू छू। हाँ वो अभी ऊपर से जैसे हम निकालते हैं ना ऐसे पानी को हाइड्रोलिक वॉशिंग में, वैसे वो हम्म। सिलिका का जो है ना उसके ऊपर से हम्म। निकाला तो। नहीं नहीं, थोड़ा टाइम उसको चाहिए मतलब। और नहीं कर सकते? उसमें उसमें आई गेस और भी चीजें, मतलब उसमें ग्रेविटी का रोल आ रहा है ना। किसमें? हाइड्रोलिक वॉशिंग मतलब उसमें ग्रेविटी का तो ठीक है, नहीं, खैर। मैं हाइड्रोलिक वॉशिंग में पानी जैसे ऊपर से निकालते ना बस, वैसे सिलिका के ऊपर से सॉल्यूशन निकालने की बात कर रहा हूँ, बाकी कुछ हाइड्रोलिक वॉशिंग का मैं नहीं लगा रहा। वो भी कर सकते हैं वैसे, बट उसके लिए थोड़ा टाइम, खैर कितना एफिशिएंट है वो थोड़ा सा मुश्किल है कहना, बट सर मैं ऐसा समझा कर सर क्या तो कहते डालना सकते और हैं। एब्जॉर्ब थोड़ी हो जाएगा, उधर सारा टाइम तो एब्जॉर्ब लगेगा। नहीं होगा। सर वो तो सारा फ्लो एब्जॉर्ब होके नहीं, नीचे चला जाएगा एयर से। कम कम एब्जॉर्प्शन होगा उसमें। बट यहाँ पे क्या है ना, ये थोड़ा टाइम रखते हैं हम, ऐसे नहीं कि रखा और तुरंत चला गया। रखने के बाद वैसे कुछ कुछ वो सब्सटेंस से तुरंत चले जाते हैं, कुछ कुछ थोड़ा टाइम लगाते हैं, कुछ कुछ तुरंत चले जाते हैं। बट वो अगर यूवी में देखते हो ना तुम, तो थोड़ा अच्छा फील होता है, वो ऐसा स्पॉट दिखता है, सब ब्लैक दिखता है और वो स्पॉट दिखता है वहां पे, यूवी में देखते हैं तो। मतलब इसमें कलर नहीं आता, वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कलर आता है। नहीं, इसमें इसमें भी किसी किसी चीज में कलर आता है, बट हर किसी में नहीं आता है, मतलब हर सब्सटेंस कलर नहीं देता है, तो वो यूवी में हम लोग देखते हैं, जो कलरलेस कंपाउंड होते हैं ना उनके लिए बेसिकली। मैं यहाँ पे लिख ठीक। देता हूँ, द स्पॉट ऑफ ये, खैर एक्सपेरिमेंट तो बहुत सिंपल है, तुम लैब में जब भी जाओगे होपफुली तब आराम से कर लोगे।
which are invisible to the eye but fluorescence can be detected by putting plate under UV light. ठीक है, तो ये होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, सिंपल सा होता है। नेक्स्ट हमारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, हम इसे पेपर क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। ना इसमें थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट होता है, इट्स मोर लाइक सिमिलर ओनली, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट हल्का सा डिफरेंस है। देखो इसमें क्या होता है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमारा जो पेपर है वो एक स्पेशल क्वालिटी वाला पेपर होता है जिसे हम क्रोमेटोग्राफी पेपर बोलते हैं, है ना। उसके अंदर ही वाटर जो है वो ट्रैप होता है जो स्टेशनरी फेज का काम करता है, ठीक है। नाउ ए स्ट्रिप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पेपर spotted at the base with the solution of the mixture is suspended in a suitable solvent। अभी क्या है ना, ये मैं इसमें बताता हूँ, चलो। तुम्हारा जो सॉल्वेंट है ना, मतलब तुम्हारा जो पेपर है, उस पेपर के अंदर ही स्टेशनरी फेज है जिसमें वाटर ट्रैप्ड है और वो स्टेशनरी फेज का काम कर रहा है। अब क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है, उसको तुम सॉल्वेंट के अंदर रख रहे हो बेसिकली, और तुम्हारा जो स्पॉट है वो बेसिकली ऊपर जा रहा है कैपिलरी एक्शन के थ्रू। जैसे यहाँ पे पहले स्पॉट था, तो तुम्हारा जो भी सॉल्वेंट के अंदर जो भी मिक्सचर था वो क्या हो जाएगा, स्पॉट को ऊपर लेके जाएगा, तो स्पॉट ऊपर चला गया बेसिकली। तो ऐसे ही 2-3 स्पॉट मिलेंगे तुमको। यहाँ पे बस प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं एक बार इसका प्रोसेस बताता हूँ। तो उस ट्रिप को तुम क्या करते हो, at the base with the solution of the mixture is suspended in a suitable solvent or mixture of solvent. This solvent acts as mobile phase. The solvent rises up the paper by capillary action and flows over the spot. The paper selectively retains different components according to their different partition in the two phases. The paper strip so developed is known as chromatogram. उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राम बोलते हैं, जिसके अंदर ही वो वाटर ट्रैप्ड हो बेसिकली। पेपर क्रोमेटोग्राफी समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। किसी को कोई डाउट है क्या? ये भी सिमिलर ही है, सिमिलर वर्जन ही है। आई थिंक तो ये करवाया था सर एक बार, 10th में ऐसा कहीं पे आया था, मुझे पक्का याद नहीं है, लेकिन पेपर से ऐसा कुछ किया था, ऐसा थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, ऐसे कार्डबोर्ड लगा के। हाँ, कार्डबोर्ड लगा के भी कर सकते हैं, मतलब बट 10th में आता है ये सब चीजें, 10th में बहुत पता ज्यादा नहीं, हायर हमें लेवल नहीं होता। तो याद आ रहा है कि सिर्फ लटका के कुछ तो किया था, अभी पक्का तो याद नहीं आ रहा, लेकिन फिर बता नहीं, और कुछ भी हो सकता है। हाँ, 10th में थोड़ा मुश्किल है ये सब कराना। हाँ वो मुझे भी लगा था, लेकिन फिर अभी पता नहीं, अब दिमाग का भरोसा नहीं अभी कुछ। ठीक है, ठीक है, तुम्हारा ये प्योरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। स्लाइड्स जो है वो मैं भेज दूंगा। इसे बहुत फटाफट हो जाता है हाँ, स्लाइड ये से। तो बहुत जल्दी हो गया। उसका उतना सिर्फ डिस्क्रिप्शन करने में कितना टाइम लगा था, हाँ छोटा सा भाई, पार्ट।
ये चेंज कैसे होता है अभी इसका? कीप दबा दो, नहीं हो जाता। हम्म, ठीक है। वो वाला भी करवा दो क्या, क्वालिटेटिव एनालिसिस? पूरा तो नहीं हो यस पाएगा सर, खैर, वो स्टार्ट तो कर देते हैं। स्टार्ट तो कर ही देते हैं। हम्म। ठीक है। सर, हाँ बोलो। वो जो 12th में हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया था वो करना है मेंस के लिए कि वो कोर्स में नहीं है? मेंस के कोर्स में नहीं है ना वो, मेंस के कोर्स हाँ। में नहीं है तो मेंस के लिए मत करो, हाँ। एडवांस के लिए करना पड़ेगा। सर पूरा नहीं है बोला, रसायन टेस्ट वाला सभी? ये तो है ही ना। अब ये जो आज पढ़ाने वाला हूँ वो तो ऑर्गेनिक वाला ना, ऑर्गेनिक वाला तो है ही, इनऑर्गेनिक वाला थोड़ी ना अच्छा है। ओके, हाँ हाँ सर, वो कंफ्यूज हो गया, इनऑर्गेनिक वाला, ओके। हम्म, ये तो इम्पोर्टेंट है इनऑर्गेनिक वाला तो यस सर। हाँ इनऑर्गेनिक, सॉरी ऑर्गेनिक वाला, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। खेतलाल मेथड और वो सब वाला ना। हाँ हाँ, ये जो आज पढ़ाने वाला हूँ ना, ये सल्फर टेस्ट, हेलोजन टेस्ट, नाइट्रोजन हाँ टेस्ट, हाँ। ये सब इम्पोर्टेंट है। और इससे भी ज्यादा तो ये तो खैर इतना अभी नहीं है, ड्यूमास मेथड है ना, ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ड्यूमास वाला हुआ, जिल्डाल मेथड हुआ। ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं इसमें, डिटेक्शन ऑफ, खैर ये तो सिंपल है पहला वाला, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन में क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है उसको हम कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो जैसे तुम्हारा कार्बन है प्लस उसको तुमने CO के साथ रिएक्ट कराया, कॉपर प्लस CO2 बना। खैर उसका तो मेन एम है कि उसको कन्वर्ट करना है, दोनों के दोनों जो हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, Cu+H2, इस तरीके से बन गया।
मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही यस है? सर। बीच में क्या हुआ था? बीच में कुछ नेटवर्क इश्यू हो गया था, वो मैंने, ठीक है। अच्छा, तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया? जैसे तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को तुमने कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, तुम्हारा CO2 और H2O मिल गया। अब हम क्या कराते हैं, इसको हम पास कराते हैं किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ। कॉपर सल्फेट के साथ पास कराते हैं और लाइम वाटर के साथ पास कराते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट के साथ अगर पास कराएंगे तो क्या होगा, ये पानी के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर के क्रिस्टल बना लेगा। ठीक है, अगर हम लाइम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये CO2 इसके साथ क्या बना लेता है, मिल्की वाला प्रोडक्ट बना लेता है, CaCO3। ठीक है, तो इन दोनों में अगर हम किसी से भी रिएक्ट कराएं तो हमें पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है या फिर कार्बन प्रेजेंट है। बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पता चल जाएगा हमको। मोल कॉन्सेप्ट लगा के हम पता कर सकते हैं कि कितना कार्बन है कितना हाइड्रोजन है, उसके बेसिस पे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि तुम्हारे जो गैशियस प्रोडक्ट्स हैं, आफ्टर रिएक्टिंग विद CuO, gaseous products first pass through anhydrous CuSO4, anhydrous CuSO4, then CaOH का whole twice. If reaction mixture, if reaction products contain water vapor, तो CuSO4 जो है कॉपर सल्फेट will turn blue and if only carbon dioxide is present, then solution will turn milky. ठीक है, ये सिंपल सा कार्बन और हाइड्रोजन के लिए टेस्ट है। तो पहले हमने क्या किया, क्यूपरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया, उसके साथ रिएक्शन कराने के बाद हमने क्या किया, एनहाइड्रस CuSO4 से पास किया और उसके बाद हमने लाइम वाटर से पास किया। तो पहला है मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ CuO, उसके बाद हमने किससे रिएक्ट करवाया, CuSO4 के साथ, उसके बाद हमने किससे रिएक्ट कराया, CaOH का होल ट्वाइस के साथ। ठीक है, इस तरीके से ये कार्बन एंड हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है मेरा लसाइंस टेस्ट। ये बहुत बार पूछते हैं बेसिकली। अच्छा, लसाइन टेस्ट में क्या होता है, हमको एक सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ता है जिसे हम लसाइन एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, सोडियम मेटल का हम एक पीस लेते हैं, ठीक है, और उसको हम हीट करते हैं, जब तक हीट करते जाते हैं जब तक वो एक शाइनिंग ग्लोब्यूल टाइप का बन जाता है। उसके बाद में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करते हैं। तो यहाँ पे
मेरा कोई मेटल है, ये सोडियम मेटल है लेट्स से। ठीक है, अब इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करते हैं और इसको हम हीट करते जा रहे हैं बेसिकली। इस ट्यूब को हीट करते जा रहे हैं जब तक ये रेड हॉट ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही ये रेड हॉट होती है इसको हम क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर में डालते हैं बेसिकली, जिसके नीचे चाइना डिश भी होती है। ठीक है, और उसको फिर कूल एंड फिल्टर्ड कर लेते हैं। जो तुम्हारा फिल्ट्रेट आता है उसको हम बोलते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट। ये तुम्हारा ऑर्गेनिक पाउडर है। बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनिक पाउडर जो है वो यहाँ पे चिपक जाता है, और जब हम उसे पानी में डालते हैं, पानी के सॉल्यूशन से पास कराते हैं बेसिकली, तो क्या हो जाता है, वो अलग अलग हो जाता है थोड़ा सा, और वो फिल्ट्रेट में आ जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। मैं प्रोसेस लिखूं या फिर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली रिएक्शन लिखूं, बोलो। रिएक्शन। रिएक्शन लिख देता हूँ ना डायरेक्टली, ज्यादा बेटर रहेगा। प्रोसेस थोड़ी पूछेंगे। हाँ, ऐसे प्रोसेस तो नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सोडियम जो तुम्हारे रिएक्शंस जो होती हैं वो ये होती है, तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो सोडियम के साथ इस तरीके से कंपाउंड बना लेते हैं। सल्फर प्रेजेंट हो तो Na2S, हेलोजन प्रेजेंट हो तो NaX, है ना। ये कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आ रहे हैं। तो इसमें काफी सारे बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंट है। सबके लिए पहले हमारा क्या बन गया, सोडियम एक्सट्रैक्ट बन गया। सोडियम एक्सट्रैक्ट बनने के बाद अब हम टेस्ट करेंगे। तो पहला जो टेस्ट है वो मेरा है टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, तो टेस्ट फॉर नाइट्रोजन मेरा किस NaCN के साथ ही होगा। तो हमारे पास NaCN बन गया है, नाइट्रोजन का कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो ये सोडियम जो एक्सट्रैक्ट बना है, हम इसमें क्या करते हैं, इसमें थोड़ा बेस डालते हैं, NaOH डालते हैं, और फिर उसमें FeSO4 ऐड करते हैं। हमारे पास क्या है, ये सोडियम एक्सट्रैक्ट है। हमने क्या किया, इसमें NaOH डाला और इसमें हमने FeSO4 भी डाला। तो क्या होता है, FeSO4 NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, FeOH का होल ट्वाइस बनाता है, और वो जो FeOH का होल ट्वाइस है वो रिएक्ट करता है NaCN के साथ, और मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स बनाता है Na4FeCN6। इसका नाम बताओ Na4FeCN6 का। IPAC नेम बताओ इसका। कोऑर्डिनेशन तो पढ़ ही लिया, अभी तो आना चाहिए। किसी को भी ये नहीं आता क्या, जेठाराम सर बताओ तुम। Fe+2 को क्या कहते हैं? फेरेट बोलेंगे ना, हाँ, लास्ट तो में सर ईट आ ये हो जाता गया है। हम्म। सोडियम टेट्रासाइनोफेरेट। टेट्रा नहीं है ना, हेक्सा है। हेक्सासाइनो, हाँ, हेक्सा। हेक्सासाइनोफेरेट, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी क्या है ना, ये मेरा कॉम्प्लेक्स बन गया है, बट यहाँ तक Fe रुका नहीं है। हाँ हाँ बोलो। Fe+2 और Fe+1 को क्या कहते हैं? फेरस और फेरिक होता है ना। Fe+2 तो मेरा फेरस होता है।
Fe+3 हमेशा हायर ऑक्सीडेशन वाला इक होता है और कम ऑक्सीडेशन वाला अस होता ओके, और Fe+1? है। Fe+1 वैसे एग्जिस्ट करता ही नहीं है, बहुत ही रेयर हो, कभी देखा ही नहीं उसे Fe का। तो Fe+1 एग्जिस्ट नहीं करता है। Cu+1 और Cu+2 रहता है, ये रहता है क्यूप्रिक, ये रहता है क्यूप्रस। ओके, कम है तो अभी ज्यादा क्या, है तो। तुम्हारा Fe+2 जो है ना वो थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो रिएक्शन तुम्हारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो तुम्हारा क्या हो जाता है, यहाँ ये आने के बाद इसमें क्या होता है, जो आयरन ऑक्सीडाइज हुआ है वो इसके साथ रिएक्ट करके हमारा क्या बनाता है, पर्शियन ब्लू कॉम्प्लेक्स बनाता है, याद हो तो। हम इसे बोलते हैं ना फेरो फेरी कॉम्प्लेक्स, फेरो कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, +3 है ना, तो पहले फेरी आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, ये इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है पर्शियन ब्लू। ये याद है, इसमें आया था तुम्हारे AITS में आया था इसके ऊपर क्वेश्चन, पर्शियन ब्लू वाले के ऊपर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका कॉम्प्लेक्स का हाँ नाम। सर याद है। सर इस बार एक आया था तो मेरा गलती से सही हो गया। ये इसी का ही आया था क्या, क्वालिटेटिव का क्वेश्चन? सर याद नहीं, कुछ इसके क्या कहते हैं, ये फेरी फेरो कंपाउंड के रिलेटेड ही था। तो मैं अच्छा ये अच्छा 3 वाला भूल गया था, तो मैंने Fe को पता नहीं +1 ले लिया था, उससे निकाला था आंसर, सही बैठ गया। हो जाता है कभी कभी। तो जेठालाल का नसीब इतना अच्छा है, मेरा तो कभी नहीं ऐसा होता, कभी भी नहीं। थोड़ा भी गलत किया तो मेरा तो गलत ही आंसर आता है, कभी भी सही नहीं आता। और हाँ, ऐसे तुक्का तो किस्मत ये के लग रहा है ऊपर पार्टी दे फर्क दूं। पड़ता है। वैसे तुक्के तो लगाने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अरे सर वो नॉन नेगेटिव वाला होता है ना। हाँ अच्छा, नॉन नेगेटिव में तो लगाओ उसमें, बट पर बहुत ऐसा कम नहीं, ही सही होते हैं। मैं जब सॉल्व कर रहा था तब मेरे को सही लग रहा था, मैंने Fe+1 ले लिया था 3 को छोड़ के, उससे आंसर सही हाँ बैठ गया। हाँ, पर वो बाद समझ में गया। तो हाँ। नसीब ही होता हाँ वो तो खैर अच्छी बात है। ऐसा जेई में हो जाए है। तो और भी अच्छा है। यस सर, पर क्या कहते हैं, नेक्स्ट, एमसीक्यू होते हैं ना, जो मेरे को आंसर आया है ना गलत होगा मैथ्स में, वो आंसर होगा ऑप्शन में। हाँ तो वो वैसा ही एग्जांपल, वो ऐसे ही ऑप्शंस देते हैं ना कि मैथ्स में तुम्हारा मेरा वो वो आंसर बात आए। मेरा नसीब, मेरा जो रॉन्ग आंसर होगा मेरा ऑप्शन में गलत होगा। नहीं करता। क्योंकि उनको पता है ना तुम गलती कहाँ करोगे। यस सर। सर मैं उसमें बच जाता हूँ, मेरा मेरी गलती होती है ना तो बड़ी गलती होती है, तो मेरा कभी ऑप्शन मैच होता नहीं है गलत, तो मैं उसमें बच जाता हूँ। इनऑर्गेनिक में ये सब हो सकता है, ऑप्शन वाला जो है ना। फिजिकल में तो मुश्किल है, खैर फिजिकल में तो तुम्हारा स्ट्रेट आंसर आएगा। ऑर्गेनिक में भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक में भी हो सकता है, मैथ्स में नहीं होगा उतना, फिजिक्स में भी खैर नहीं, केमिस्ट्री में ज्यादा होते हैं नेगेटिव इन सब के चक्कर में, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। लेकिन मार्क्स भी उसमें ज्यादा थे, वो तो मैंने देखा। हाँ वो दोनों ही है ना। एक तरीके से वैसा ही है, या तो बहुत ज्यादा या बहुत कम। नहीं, गलती नहीं हुई तो बहुत अच्छे मार्क आ जाएंगे, ऐसा होता है, और गलती हो गई तो ये गड़बड़। तो है, गड़बड़ हो गई ये तो है। अब सल्फर के लिए है वो 2-3 टेस्ट है। पहले हमारा है लेड एसीटेट टेस्ट, सिंपल सा टेस्ट है, कुछ नहीं है उसमें। लेड एसीटेट के साथ हम सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमारे पास ब्लैक कलर का पीपीटी बनता है लेड सल्फेट का, लेड सल्फाइड का सॉरी। तो ये सभी को पता होना चाहिए कि पीबीएस क्या होता है, ब्लैक पीपीटी है। मतलब ये याद होना चाहिए सभी को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन है, बहुत बार आता है, एक बार नहीं बहुत बार आता है। दूसरा है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे टेस्ट ही इंपॉर्टेंट है, सब अच्छे से एकदम अच्छे से रट्टा मार लो इनको, मतलब ऐसे याद होने चाहिए हर एक चीज इनमें से। क्योंकि एक क्वेश्चन तो आ ही जा रहा है, पिछले 3 साल से जेई मेंस में एक क्वेश्चन तो इन पे से आ ही जा रहा है, तो इनको अच्छे से याद कर लो। सोडियम एक्सट्रैक्ट जो है
जब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्ट करता है जो, तो इसमें क्या होता है, एस आके चिपक जाता है किस पे, NO पे। ये वॉयलेट कलर का होता है। ठीक है, तीसरा टेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सर लसाइन ये टेस्ट। टेस्ट क्या कहते हैं कि उसमें ये कंपाउंड बनता था NOS, कौन सा था, ब्राउन रिंग टेस्ट? हाँ, ब्राउन रिंग टेस्ट। ये ब्राउन रिंग है क्या, वायोलेट कलर वाला? नहीं नहीं, वायोलेट है ब्राउन। ब्राउन रिंग तो अलग होता है ना। नहीं सर, उसमें NO आता है ना, इसलिए NOS। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा अलग होता है, उसमें उसमें हम H2SO4 भी डालते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। यस सर। वो मस्त दिखता है ना, ब्राउन रिंग हमने किया था एक्सपेरिमेंट, हाँ ये ब्राउन। ब्राउन रिंग, हाँ बहुत सही दिखता है, जब लैब में करते हैं तो ब्राउन रिंग हाँ। दिखती है पूरी। मजा आ गई थी वो करने में, बहुत टाइम लगा था लेकिन केमिस्ट्री उसको के कर। कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे अच्छे हैं, वो करने में काफी अच्छा लगेगा। वैसे कोचिंग में भी लैब तो होनी चाहिए यार, थोड़ा और अच्छा लगेगा, बट ठीक है, टाइम नहीं है इतना बिल्कुल भी। अच्छा, लसाइन टेस्ट में क्या होता है, तुम्हारे पास NaSCN बनता है, और NaSCN को हम क्या करते हैं, Fe+3 के साथ पास कराते हैं, तो हमारे पास बनता है FeSCN का। ये भी तुम्हारे शायद AIATS में आया था लास्ट ईयर, ब्लड रेड वाला। तो ये होता है फेरिक सल्फोसाइनाइड, ये होता है फेरिक सल्फोसाइनाइड, तो ये होता है ब्लड रेड कलर का होता है। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये वाला जो है ना ब्लड रेड कलरेशन वाला, ये इंपॉर्टेंट है सर ना। तो ये नाइट्रोजन और सल्फर दोनों के लिए ही होता है, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों के लिए होता है। हाँ बोलो। सर अगर एक भी प्रेजेंट नहीं हुआ तो ये टेस्ट नहीं होगा ना? हाँ मतलब हाँ। एक भी प्रेजेंट नहीं, वो, दोनों होने चाहिए ना, बेसिकली बोथ होने चाहिए, हाँ। दोनों होने चाहिए तभी पॉसिबल है। ओके सर। सर जब हम सिर्फ सोडियम लेते हैं उसका कोई रीजन होता है क्या कि हम पोटेशियम भी ले सकते हैं? सोडियम प्रॉपर्टी बेसिस होगा शायद, सोडियम की सर प्रॉपर्टी सोडियम और और पोटेशियम में पोटेशियम बहुत की प्रॉपर्टी, डिफरेंस होता है ना प्रॉपर्टीज में? डेंसिटी में डिफरेंस रहता है थोड़ा सा, बट नहीं वो भी डेंसिटी से नजदीकी क्या होता है कर, ना, ज्यादा दूर नहीं होता। हाँ ज्यादा नहीं होता, रिएक्टिविटी के बेसिस पे भी सोडियम और यहाँ पे पोटेशियम। वैसे भी मेटल की प्रॉपर्टी आई गेस मैटर करेगी, आई गेस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मेटल को हीट कर रहे हैं और फिर उसमें से हम वो डाल रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आई थिंक मेटल की कोई प्रॉपर्टी डिपेंड करती है शायद, मे बी, है ना, हो सकता है पोटेशियम के साथ भी हो जाए, बट सोडियम के साथ ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हो, मतलब ज्यादा हो सकता है, रेट ज्यादा हो, फटाफट हो जाता हो, टाइम कम लगता हो, तो वो सब चीजें मैटर कर सकती हैं। बाकी तो आई सर ये डोंट थिंक पोटेशियम कि सोडियम में मिलता पोटेशियम है? से नहीं करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों मेटल ही हैं, दोनों सिमिलर प्रॉपर्टीज की हैं, तो होगा ही वहां से भी, बट एफिशिएंट रिजल्ट्स हो सकता है सोडियम से आए, इसीलिए सोडियम ज्यादा वो है। फॉरवर्ड रिएक्शन कम होती होगी, ऐसा कुछ हो सकता है। सर पानी में क्या कहते हैं, पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये तो होता है। तो है उससे भी, पर वो कंट्रोल नहीं कर सकते उसको। देख रहा हूँ। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर हेलोजेंस, बहुत सिंपल सा है नेक्स्ट, तो ये तो तुमने काफी बार कर लिया है, तुम्हें बस कलर्स पता होने चाहिए। तो तुम क्या करते हो, AgNO3 का सॉल्यूशन जो है वो सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ पास करते हो,
मैं डायरेक्टली रिएक्शन ही लिखवा रहा हूँ। तो AgNO3 का सॉल्यूशन जैसे तुमने सोडियम क्लोराइड के साथ पास किया तो क्या बनेगा, AgCl बनेगा, जो कि क्या होता है, वाइट पीपीटी होता है। राइट। और फिर उसके बाद हम उसे अमोनिया के साथ मिलाते हैं। अगर ये सॉल्युबल हो गया इसका मतलब हमारे पास क्या है, क्लोरीन है बेसिकली। जबकि ब्रोमीन जो है ना वो पार्शियली सॉल्युबल होता है। हाँ बोलो। वो AgNH वाला कॉम्प्लेक्स बनता है क्या इसमें रिएक्शन करने के बाद? एजी यहाँ वाला हाँ वो कोई कॉम्प्लेक्स बनता है ना? कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, बट वो पीपीटी बन गया है। नहीं नहीं, सर पीपीटी ज्यादा बन गया है डालने ना, पे बनेगा, एक्सेस डालने पे। एक्सेस डालने पे हो सकता है। हम्म, सर इसमें से ज्यादातर रिएक्शन क्वालिटेटिव एनालिसिस में थी। हाँ वो तो है ही, वो तो ऑब्वियस है, उसमें तो बहुत ज्यादा रिएक्शन थी। बीआर के साथ क्या होता है, पेल येलो तुम्हारा वो बनता है येलो ब्यूटी। प्रेसिपिटेट। इसमें क्या होता है, ये कम सॉल्युबल रहता है, पार्शियली सॉल्युबल रहता है NH4 में। बट तुम्हारा इसमें सर क्या है ना, CL के साथ करने में उतना कुछ वो नहीं है। बीआर और आई में है कि इन दोनों का क्या होता है, येलो पीपीटी होता है। अब जैसे मैं NaI के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो इसका क्या बनेगा, AgI येलो पीपीटी बनेगा। तो बीआर और येलो में डिफरेंशिएशन कब होता है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल इन अमोनिया रहता है। ये शायद पहले भी आया है कहीं तो, कोई तो चैप्टर में। सर क्वालिटेटिव एनालिसिस में ही आया था। हाँ हाँ, क्वालिटेटिव एनालिसिस में ही आया राइट। था, हाँ पूरा ही आया था। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे। सर मतलब हम NH4OH हम सॉल्यूशन में डालते हैं, हम AgI को मतलब ये जो मिला है उसको हम NH4OH के अंदर डालते हैं, ऐसा करते हैं? नहीं नहीं, अमोनिया और पानी है, मतलब NH4OH क्या है, अमोनिया और पानी तो है, अमोनिया का अच्छा तो फिर सॉल्यूशन है नहीं बेसिकली। डालते हैं अंदर? मतलब कैसे भी डाल सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, हाँ ऐसा मैं क्या जरूरी नहीं है नहीं, NH। क्या है तो बताओ आप, तो पता चले ना। क्या क्या। ये मतलब सॉल्युबल इनसॉल्युबल होगा तो उसका कुछ तो रीजन होता होगा ना? हाँ तो सॉल्युबल है तो पता चल जाएगा ना, इनसॉल्युबल है तो नहीं दिखेगा वो तो। नहीं, प्रोडक्ट क्या बनता है, डालेंगे तो कुछ बनेगा तभी तो प्रोडक्ट होगा, मतलब सॉल्युबल होगा। हाँ तो हम्म। खैर वो तो कॉम्प्लेक्स ही बनेगा यार, कोई ऑप्शन भी नहीं है, अमोनिया है ना तुम्हारे पास। हाँ तो कॉम्प्लेक्स सब में कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, एजी का ही कॉम्प्लेक्स बनेगा ना सब में। इसमें तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाँ वो तो ठीक है, बाकी दो में। इसमें तो नहीं बनेगा ना। हाँ इसमें नहीं इसमें क्यों बनेगा बनेगा, तो पार्शियल सॉल्युबल में क्या बनेगा, कैसे पार्शियली बनेगा? सॉल्युबल में आई थिंक जो है वो AgBr जो है पूरा सॉल्युबल नहीं होगा, जितना सॉल्युबल होगा वो कॉम्प्लेक्स बना देगा। चलो सब जितना कुछ केस सॉल्युबल होगा वो कॉम्प्लेक्स बना देगा। जैसे मान लो 30% सॉल्युबल हुआ तो 30% कॉम्प्लेक्स बन गया, 70% वो पीपीटी फॉर्म में रहा। केएसपी आयनिक मतलब। हाँ हाँ भाई, पूरा आयनिक का कॉन्सेप्ट लगेगा उसमें तो। अरे तो फिर उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ नहीं सर जाएगी फिर इसमें ऐसे? क्या कहते हैं, एजीबीआर सॉलिडिटी में कैसे, एक्सेस, एजीबीआर में एक्सेस डालेंगे डालेंगे NH4OH तो ये भी कॉम्प्लेक्स बनाता है। नहीं कॉम्प्लेक्स तो बना ही रहे हैं तभी तो पार्शियली सॉल्युबल है। बट यस। AgBr का KSP जो है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से वो पार्शियली सॉल्युबल है। हो सकता है, हो सकता उसकी वजह से ही है, वो KSP के वैल्यूज पे डिपेंडेंट है। है। नहीं लेकिन सर अगर केएसपी की बात करेंगे तो पानी में भी उसका केएसपी वही रहेगा ना, पर अगर NH4 मतलब NH4 का कुछ काम नहीं है तो। हाँ मतलब वो KSP तो हमने पानी में ही हम कंपेयर कर पाते हैं ना। हम्म। तो NH4OH में अलग आता होगा, बट हम कंपैरिजन के लिए तो पानी वाला ही लेते हैं। जो भी है अब याद करने का है, पार्शियल होगा नहीं होगा ऐसा। वही पार्शियल होगा जी। तो ये कौन सा था हमारा, हेलोजेंस वाला था ना। नेक्स्ट तुम्हारा फास्फोरस वाला है।
ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फास्फोरस के लिए हम क्या करते हैं, तुम्हारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम Na2O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो तुम्हारा बनता है Na3PO4। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं और हमारे पास क्या बनता है, H3PO4। ना इसके साथ बॉईल करते हैं, HNO3 के साथ बॉईल करते हैं, ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अमोनियम मॉलिब्डेट सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं, अमोनियम मॉलिब्डेट सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं। ये मॉलिब्डेनम है और उसका सॉल्यूशन है, अमोनिया तो है, HNO3 तो है ही मेरे पास। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये एक पीपीटी बना लेता है बेसिकली। ये पीपीटी काफी बड़ा सर है। कैनरी कलर होता है, क्या क्या? कैनरी कलर होता है इसका। नहीं, येलो कलर होता है इसका, ये येलो कलर सर का ऐसा एक पीपीटी। मॉलिब्डेट का एक कंपाउंड था, केवीपीआई में पूछा गया था, कैनरी कलर था उसका। कैनरी मेरे कलर को लगा कैसा ये होता होगा है? सर, वो पता नहीं, पर कैंडी क्या उसमें होता है? कैनरी कलर पूछा था, विच कंपाउंड फॉर्म्स कैनरी कलर, इज ऑफ कैनरी यार ये कलर। मुझे तो इसका कलर का नाम ही नहीं पता कौन सा है ये। सर ये मॉलिब्डेट का ही होता है। हाँ हो सकता है, एक तो बहुत सारे कलर्स है ना, और शायद कैनरी ही वो अलग काफी ज्यादा स्पेसिफिक बन रहे हैं। सर। सर शायद हमारे जो क्या कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस वाले चैप्टर में था। था। हाँ सर, मेरे को याद तो है, ऐसा कोई अजीब सा कंपाउंड देखा था मॉलिब्डेट का। अरे सर कैनरी पता है कैसा होता है? वो हम जब ड्राइंग करते हैं, हम बच्चे थे तो जो स्किन का कलर करते थे ना, वैसे थोड़ा थोड़ा हम्म। येलो होता है, वैसा है ये हाँ हाँ, कैनरी, ऐसा कलर है। वो गूगल पे सर्च किया मैंने। आई थिंक ये इसी के बारे में बोल सकता है ना। हाँ, येलो कलर ही होता है, येलो टाइप का ही नहीं होता है है। कैनरी मतलब। येलो टाइप का ही होता है। हाँ, सर वो हमारे केवी में दूसरे थोड़ा से फैंसी काफी फैंसी वर्ड कलर है। यूज कर लिया, फैंसी वर्ड यूज किया और कुछ नहीं है। ऐसा बस एग्जाम में नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई कलर का नाम, नहीं हाँ तो सर मतलब कंफ्यूज हमारे हो। मॉड्यूल में लिखा था, ये शायद कलर। हमारे मॉड्यूल। अरे क्योंकि मैंने यूज नहीं किया होगा मे बी। ठीक है, ओके। ये जो है ये फास्फोरस का है, ये अच्छे से याद कर लेना, मतलब सारे के सारे जो है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मतलब ये नहीं कह पाऊंगा कि कौन सा कम इंपॉर्टेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो ये तो अच्छे से याद कर लेना। कार्बन एंड हाइड्रोजन का उतना कुछ नहीं है, बाकी सारे के सारे, सोडियम वाले तो सारे इंपॉर्टेंट है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसके, प्रीवियस ईयर्स वाले जो क्वेश्चंस है ना, ड्यूमास मेथड, जेल्डास मेथड, वो वाले कर लेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कल हम वो लोग कर लेंगे। क्वांटिटेटिव तो पूरा हो जाएगा जल्दी, उसके बाद हम 3 5 6 क्वेश्चंस या फिर 3 4 क्वेश्चन